जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का वोकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। पिछली क्लास में अभी तक हमने पढ़ लिया है कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं, इससे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल बात कर ली है। आज हम बात करेंगे कि पीएच स्केल से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आइए देखते हैं। तो पीएच स्केल, सबसे पहले इसमें क्या, इसकी खोज किसने की, पीएच स्केल की खोज किसने की? तो पीएच स्केल की खोज की थी एसपीएल सोरेनसन। पीएच स्केल की खोज की थी एसपीएल सोरेनसन। और यह डेनिस के वैज्ञानिक थे, डेनिस के रसायनज्ञ थे। इन्होंने पीएच स्केल की खोज की। और पीएच स्केल की खोज किसने की? एसपीएल सोरेनसन ने। और पीएच का जो फुल फॉर्म होता है, पीएच का फुल फॉर्म होता है, ये होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या और पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंट ये डेनिश भाषा का शब्द है। पोटेंट ये डेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पावर। तो पीएच का जो फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इसी को बोलते हैं पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच के इतने फुल फॉर्म होते हैं और सारे को हमको याद करके रखना है। पीएच की खोज किसने की? एसपीएल सोरेनसन। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है कि पीएच की खोज किसने की? सोरेनसन ने। सोरेनसन कहाँ के वैज्ञानिक थे? डेनिश के वैज्ञानिक थे सोरेनसन। अब देखते हैं इससे और क्या क्वेश्चन बनता है। और यह खोज की थी सन 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। तो इतने फुल फॉर्म होते हैं पीएच के। अब देखते हैं कि और इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो पीएच स्केल में कुल 0 से 14 तक अंक प्रदर्शित होते हैं। 0 से 14 तक अंक प्रदर्शित होते हैं। यह जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पे जो जल होता है, जल का पीएच 25 डिग्री सेल्सियस पे जल का पीएच 7 होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पे जल का पीएच 7 होता है। और 7 से कम क्या होते हैं? विलयन अम्लीय होते हैं। तो 0 से और 7 से कम विलयन अम्लीय होता है। 7 से अधिक विलयन क्या होता है? क्षारीय। 13 और 14। तो 7 से कम क्या होता है? विलयन अम्लीय होता है। और 7 से अधिक जो विलयन होता है वो क्या होता है? क्षारीय। तो पूछता है क्वेश्चन में कि पीएच जिसकी वैल्यू 7 से कम है तो वो क्या होगा? अम्लीय। विलयन कैसा होगा? अम्लीय। 7 से कम विलयन कैसा होगा? अम्लीय। और 7 से अधिक विलयन कैसा होगा? क्षारीय। 7 से अधिक क्षारीय और 7 से कम क्या होगा? अम्लीय। और 7 पे जो होता है वो क्या होता है? उदासीन। तो जल का 25 डिग्री सेल्सियस पे जल का जो पीएच होगा वो क्या होगा? 7। और 7 पे क्या होगा? जल उदासीन होगा। यह 7 पे क्या होगा? उदासीन।
उदासीन, ना तो अम्लीय ना क्षारीय। 7 पे क्या होगा, ना तो अम्लीय और ना क्षारीय। जब हम 7 से इधर आते हैं 0 की तरफ, 7 से 0 की तरफ आते हैं तो H प्लस आयन की सांद्रता क्या होती है, H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती, H प्लस आयन की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। 7 से कम आते हैं 0 की ओर, तो 0 पे ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। 0 से लेकर 3 तक स्ट्रॉन्ग एसिड, जबकि 3 और 7 के बीच में क्या होते हैं, वीक एसिड। तो 7 से 0 की ओर आते हैं तो H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है, जबकि OH निगेटिव आयन की सांद्रता क्या होती है, घटती है। OH निगेटिव आयन की सांद्रता क्या होती है, घटती है। इसी प्रकार अगर हम 7 से इधर जाएं 14 की ओर, 7 से 14 की ओर जाएं तो यहाँ पे H प्लस आयन की सांद्रता घटती है, आयन की सांद्रता घटती है, H प्लस आयन की सांद्रता घटती है, और OH निगेटिव आयन की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। OH निगेटिव आयन की सांद्रता बढ़ती है, जबकि H प्लस आयन की सांद्रता क्या होती है, घटती है, जब हम 7 से 14 की ओर जाते हैं। तो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है कि 7 से कम विलयन कैसा होता है, अम्लीय। 7 से pH जिसकी वैल्यू क्या हो, 7 से कम हो, विलयन कैसा होगा, अम्लीय। और pH जिसकी वैल्यू क्या हो, 7 से अधिक हो, विलयन कैसा होगा, क्षारीय। 7 से 0 की ओर आने पर H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी, 7 से 0 पर आने पर OH निगेटिव आयन की सांद्रता घटेगी, 7 से अधिक 14 की ओर जाने पर H प्लस आयन की सांद्रता घटेगी और OH निगेटिव आयन की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। अब देखते हैं और इससे क्या कैसा क्वेश्चन बनता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड जिनका पीएच मान, जिनका पीएच वैल्यू 0 से 3 के बीच में, 0 से 3 तक वे कैसे एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और 3 और 7 के बीच में, 3 और 7 के बीच में वे एसिड आते हैं जो वीक होते हैं, वीक एसिड। 3 और 7 के बीच में वीक एसिड। 7 और 10 के बीच में, 7 और 10 के बीच, 7 और 10 के बीच वीक बेस मतलब कमजोर क्षार। और 10 और 14 तक कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें कैसे आते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे क्या हो गया, NaOH KOH ये सब स्ट्रॉन्ग बेस हैं। और वीक बेस वे आते हैं जिनका पीएच 7 और 10 के बीच में होता है। वीक एसिड वो आते हैं जिनका पीएच किसके बीच में होता है, 3 और 7 के बीच में होता है। वीक एसिड आते हैं जैसे जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं, जितने भी कार्बनिक एसिड हैं, वे सब आते हैं कहाँ पे, वीक एसिड में। और जो भी मिनरल एसिड है, खनिज एसिड है, उनका जो पीएच होता है 0 से 3 के बीच में होता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो पीएच से हमको इतनी बातें याद रखनी है कि पीएच 7 से अगर कम होगा तो विलयन अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा विलयन क्षारीय होगा। और 3 और 7 के बीच में होगा तो हल्का अम्लीय होगा। पीएच की वैल्यू अगर 0 से 3 के बीच में होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। और 7 और 10 के बीच में होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। 10 और 14 के बीच में होगा तो 7 और 10 के बीच में होगा तो वीक बेस होंगे। और 10 और 14 तक में जो होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड।
जो एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनका जो पीएच होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनका पीएच 0 होता है, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनका पीएच कितना होता है 14। जैसे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl का जो पीएच होता है वो 0 होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिसका पीएच कितना होता है 14। तो पीएच से कुल इतने क्वेश्चन याद रखने हैं। अब चलते हैं कुछ पीएच वैल्यू देखते हैं, कुछ पीएच वैल्यू जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि इनका पीएच वैल्यू कितना होता है। जैसे पहला जो है, पहला है आसुत जल। आसुत जल का पीएच कितना होता है? आसुत जल का पीएच कितना होता है? 7। आसुत जल का पीएच 7। रक्त, ब्लड या फिर आंसू इनका जो पीएच होता है 7.4। रक्त या आंसू इनका पीएच होता है 7.4। लार का पीएच होता है 6.5 से लेकर 7.5 तक। 6.5 से लेकर 7.5 तक, इससे न कम होना चाहिए न अधिक होना चाहिए। लार का पीएच 6.5 से 7.5 तक। और NaCl नमक का जो पीएच है, नमक का पीएच है 7। नमक का पीएच कितना है? 7। और नींबू का पीएच 2.4। नींबू का पीएच कितना होगा? 2.4। 2-4 नींबू 2.4। इसके बाद शराब का पीएच जो होता है, शराब का पीएच होता है लगभग 2.8 के इक्वल होता है शराब का पीएच। शराब का पीएच कितना होता है? 2.8। सिरके का पीएच कितना होता है? सिरके का पीएच होता है 3। सिरके का पीएच कितना होता है? 3। इसके बाद जो यूरिन है, मूत्र का पीएच होता है 6। मूत्र का पीएच होता है 6। और मूत्र से एक क्वेश्चन ये बनता है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? कौन सा पिगमेंट होता है जिसके कारण मूत्र का रंग क्या होता है? पीला। तो यूरोक्रोम के कारण जो मूत्र का रंग है वो होता है पीला। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग होता है पीला। तो आसुत जल का पीएच 7। रक्त या आंसू का पीएच होता है 7.4। लार का पीएच होता है 6.5 से लेकर 7.5। NaCl सोडियम क्लोराइड का पीएच 7। नींबू का पीएच 2.4। शराब का पीएच कितना होता है? 2.8। और मूत्र का पीएच होता है कितना? 6। मूत्र का पीएच कितना होता है? 6। इसके बाद दूध का पीएच कितना होता है? मिल्क का पीएच होता है 6.4। कहीं पे 6.6 भी दिया रहता है, कहीं पे 6.4। तो हमको इसके 6.6 या 6.4 पर ही चलना। इसके बाद समुद्री जल का जो पीएच होता है, समुद्री जल का जो पीएच होता है, वो होता है 8.4। समुद्री जल का जो पीएच होता है वो 8.4। तो आसुत जल का पीएच 7। ये क्या होगा? उदासीन होगा। रक्त या आंसू का पीएच कितना होगा? 7.4। और ये 7 से अधिक है, 7 और 10 के बीच में, तो ये कैसा होगा? हल्का क्षारीय प्रवृत्ति का हो। लार का पीएच इसके बीच में होता है हल्का अम्लीय और हल्का क्षारीय भी हो जाता है। NaCl का पीएच कितना होता है? 7। NaCl का पीएच 7। नींबू का 2.4। शराब 2.8। सिरका का पीएच 3। मूत्र का पीएच कितना होता है? 6। और दूध का पीएच 6.4। समुद्री जल का पीएच 8.4। तो ये कुछ पीएच वैल्यू थी जिनसे क्वेश्चन बनता है, तो इनको याद रखनी है। इसके बाद सूचक इंडिकेटर से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। आइए उनको देख लेते हैं।
कि इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर सूचक, सूचक या इंडिकेटर। इंडिकेटर ये क्या करते हैं, ये जैसे इनको अम्ल में डालेंगे तो ये दूसरा कलर और क्षार में डालेंगे तो ये दूसरा कलर डिनोट करते हैं। ठीक, तो इनको याद रखना, सूचक क्या होते हैं, जो अम्ल में एक रंग और क्षार में दूसरे रंग प्रदर्शित करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सूचक। अब सूचक कितने टाइप के होते हैं, सूचक कितने टाइप के होते हैं, मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला सूचक है प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर। और प्राकृतिक सूचक में पहला है हल्दी, प्राकृतिक सूचक में पहला है हल्दी। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी कैसा है, एक प्राकृतिक सूचक है। इसका कलर कैसा होता है, हल्दी का पीला। हम सभी जानते हैं कि हल्दी का कलर कैसा होता है, पीला होता है। जब इसको अम्ल में डाला जाता है, हल्दी को जब अम्ल में डाला जाता है तो इसका कलर नहीं चेंज होता, ये पीले कलर का ही रहता है। अम्ल में डालते हैं तो ये पीले कलर का ही रहता है। जब हल्दी को क्षार में डालते हैं, हल्दी को किस में डालते हैं, क्षार में, तो ये लाल कलर दर्शाता है। तो ये क्षार में हल्दी कैसे कलर दर्शाती है, लाल कलर दर्शाती है। जैसे कभी कभी हम खाते समय जो सब्जी उब्जी कपड़े पे गिर जाती है या सफेद कपड़े पे पीला कलर का हल्दी लग जाती है, तो कपड़े धुलते समय वो हल्दी क्या होती है, साबुन से क्रिया करके, कपड़े धुलने वाले साबुन से क्रिया करके लाल कलर का हो जाता है और साबुन में पाया जाता है क्षार। और जबकि हल्दी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी को जब क्षार में डालेंगे तो ये कैसा कलर दर्शाता है, लाल कलर। दूसरा प्राकृतिक सूचक है लिटमस पेपर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर से कई क्वेश्चन बनते हैं। लिटमस पेपर प्राप्त कहां से किया जाता है, तो लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है लाइकेन पौधे से। लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है लिटमस पेपर। और लाइकेन पौधा ये होता है, जैसे प्लांट किंगडम के थैलोफाइटा समूह का एक पार्ट होता है। प्लांट किंगडम के थैलोफाइटा समूह का एक पार्ट होता है लाइकेन। लाइकेन से ही लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है। लाइकेन से ही लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है और ये थैलोफाइटा समूह का एक प्रकार है। अब देखते हैं और लिटमस पेपर से क्या क्वेश्चन बनते हैं। लिटमस पेपर से और क्या क्वेश्चन बनते हैं कि जो लाइकेन है, लाइकेन यह क्या होता है कि ये मिश्रित पौधा है। मतलब यह एक मिश्रित पौधा है, मतलब ये बना होता है किससे, शैवाल प्लस बना होता है कवक। शैवाल और कवक, एल्गी और फंगाई। एल्गी प्लस किससे, फंगाई। जो लाइकेन पौधा होता है ये एल्गी और फंगाई से बना होता है। अब एल्गी ग्रीन कलर का होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसे काई है, जो पत्थरों पर काई पाई जाती है वो क्या है, एक शैवाल है, एल्गी। ये ग्रीन कलर का होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये भोजन बनाता है, ये क्या करता है, फूड बनाता है, भोजन। लाइकेन में ये भोजन बनाता है। और जो कवक है ये क्या होता है, सफेद कलर का होता है। कवक हम जानते हैं ये सफेद कलर का होता है। ये भोजन नहीं बना सकता, ठीक, ये भोजन नहीं बना सकता, लेकिन ये पानी स्टोर करता है, वाटर। तो ये वाटर इसको देता है, पानी
ये अपने अंदर पानी स्टोर करेगा, ये पानी इसको देगा और ये भोजन बना के इसको बना। अब ये दोनों कैसे रिलेशन एक दूसरे के लिए क्या है, सहायक है। शैवाल और कवक, शैवाल और कवक का मिक्सचर ही होता है लाइकेन, शैवाल और कवक का मिक्सचर ही होता है लाइकेन। अब ये कैसे रिलेशन दर्शा रहे हैं, ये भोजन इसको दे रहा है, ये पानी इसको दे रहा है, तो ये दर्शाते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक रिलेशन। ये एक दूसरे के सहजीवन संबंध, सहजीवन संबंध, एक दूसरे के सहजीवन संबंध स्थापित करते हैं। तो लाइकेन एक ऐसा पौधा है जो शैवाल और कवक का मिक्सचर है, ठीक। और ये एक दूसरे कैसे हैं, सहजीवन संबंध स्थापित करते हैं एक दूसरे में। लाइकेन से ही लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है। और लाइकेन से और क्या क्वेश्चन बनते हैं कि लाइकेन एक ऐसा पौधा है जो प्रदूषण सूचक भी है, प्रदूषण सूचक भी है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि प्रदूषण सूचक किस पौधे को कहा जाता है, तो लाइकेन को प्रदूषण सूचक के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जहां पे लाइकेन की संख्या घटती है, मतलब जैसे सल्फर डाइऑक्साइड की संख्या अगर बढ़ेगी, सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो लाइकेन की संख्या क्या होगी, लाइकेन की संख्या वहां पे घटेगी। या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ती है, इनकी मात्रा बढ़ती है तो लाइकेन की संख्या में क्या होगी, कमी होगी। और इनकी मात्रा घटती है तो लाइकेन की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यह एक प्राकृतिक प्रदूषण सूचक भी है, लाइकेन एक प्रदूषण सूचक भी है, ठीक है दोस्तों। तो लाइकेन से कुल इतने क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से। लिटमस पेपर लाइकेन से प्राप्त किया जाता है और लाइकेन है थैलोफाइटा, प्लांट किंगडम के थैलोफाइटा का एक भाग, थैलोफाइटा का एक भाग है। अब जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर, इसका जो नेचुरल कलर होता है, प्राकृतिक रंग इसका होता है, प्राकृतिक रंग बैगनी। तो लिटमस पेपर का प्राकृतिक रंग कैसा होता है, बैगनी। प्राकृतिक रंग कैसा होता है, बैगनी। तो लिटमस पेपर का प्राकृतिक रंग बैगनी। लिटमस पेपर कागज की एक पतली स्लाइड होती हैं जिनको लाइकेन के विलयन में घुलाकर सुखा लिया जाता है। अब इनके डिफरेंट कलर बनाए जाते हैं। तो लिटमस पेपर का अगर नेचुरल कलर पूछे, प्राकृतिक कलर पूछे, तो वो कैसा होता है, बैगनी। जब लिटमस पेपर को नीला लिटमस पेपर को अम्ल में डाला जाता है, अम्ल में लाल हो जाता है। नीला लिटमस पेपर को जब अम्ल में डाला जाता है तो ये लाल कलर दर्शाता है, जबकि लाल लिटमस पेपर को क्षार में डाला जाता है तो ये नीला होगा। नीला लिटमस पेपर को अम्ल में डाल लेते हैं तो ये लाल हो जाता है, जबकि लाल लिटमस पेपर को क्षार में डालते हैं तो ये नीला कलर दर्शाता है। तो ये प्राकृतिक सूचक कितने हो गए, दो। पहला हल्दी को अम्ल में डालते हैं तो ये इसका कलर नहीं चेंज होता, जबकि क्षार में हल्दी को डालते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है। दूसरा प्राकृतिक सूचक है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है, लाइकेन के पौधे से। इसका प्राकृतिक रंग कैसा होता है, बैगनी। और नीले लिटमस पेपर को जब अम्ल में डालते हैं तो ये लाल कलर हो जाता है, जबकि लाल लिटमस पेपर को क्षार में डालते हैं तो ये नीला कलर दर्शाता है। अब है दूसरा संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक, सिंथेटिक सूचक।
संश्लेषित सूचक। सिंथेटिक सूचक, सिंथेटिक सूचक क्या होते हैं? ये प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए ये कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। इन्हें दूसरा जो है ये संश्लेषित सूचक, जैसे जैसे मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, इसका जो कलर होता है नारंगी कलर का, नारंगी कलर का, ये हल्का नारंगी होता है, हल्का नारंगी होता है। जब इसको अम्ल में डालते हैं, मेथिल ऑरेंज को अम्ल में डालते हैं, मेथिल ऑरेंज को अम्ल में डालते हैं तो ये लाल कलर दर्शाता है, अम्ल में लाल। जबकि मेथिल ऑरेंज को क्षार में डालते हैं, क्षार में डालते हैं तो ये पीला कलर दर्शाता है। तो मेथिल संश्लेषित सूचक में पहला जो सूचक है वो मेथिल ऑरेंज है। मेथिल ऑरेंज का स्वयं का कलर होता है हल्का नारंगी। जब इसको अम्ल में डालते हैं तो ये लाल कलर दर्शाता है। जब मेथिल ऑरेंज को क्षार में डालते हैं तो ये पीला कलर दर्शाता है। और दूसरा संश्लेषित सूचक है फिनाफ्थिलीन, फिनाफ्थिलीन। ये रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, ये रंगहीन होता है। फिनाफ्थिलीन रंगहीन होता है। जब इसको अम्ल में डालते हैं, अम्ल में, तो अम्ल में भी ये रंगहीन ही रहता है, अम्ल में भी रंगहीन ही रहता है। जब इसको क्षार में डालते हैं, क्षार में डालते हैं तो इसका कलर हो जाता है गुलाबी, इसका कलर कैसा हो जाता है? गुलाबी। फिनाफ्थिलीन क्षार में गुलाबी रंग दर्शाता है, जबकि अम्ल में ये रंगहीन ही रहता है, अम्ल में रंगहीन ही रहता है। तो संश्लेषित सूचक में ये दोनों सूचक आएंगे। मेथिल ऑरेंज को अम्ल में डालेंगे तो ये लाल हो जाता है, इसका स्वयं का कलर हल्का नारंगी होता है। जब इसको क्षार में डालते हैं तो ये पीले कलर हो जाता है। फिनाफ्थिलीन इसको अम्ल में डालते हैं तो ये रंगहीन ही रहता है, इसका स्वयं का रंग भी रंगहीन ही है। जबकि फिनाफ्थिलीन को क्षार में डालेंगे तो ये गुलाबी कलर दर्शाता है। इसके बाद कुछ है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक ये ऐसे सूचक हैं जिनमें क्या होती है? गंध होती है। कुछ गंध होती है, जब इनमें अम्ल में डालते हैं तो इनकी गंध में कोई चेंज नहीं होता। तो तीसरा सूचक है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक इनको इंग्लिश में कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर गंधीय सूचक। जैसे प्याज के छोटे छोटे टुकड़े, प्याज के बारीक काट दिया जाए तो उसमें क्या आती है? गंध आती है। प्याज के छोटे छोटे टुकड़े, प्याज के छोटे टुकड़े, प्याज में एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। जब इस टुकड़े को अम्ल में डाला जाता है, अम्ल में डाला जाता है तो इनमें ये गंध नहीं समाप्त होता, इनसे गंध नहीं समाप्त होता। इसका मतलब क्या है कि प्याज के छोटे छोटे टुकड़े को जब बारीक काट लिया जाए तो उनमें एक विशेष प्रकार की गंध आ जाती है। अब गंध को जब उस टुकड़े को अगर अम्ल में डालेंगे तो उनकी गंध में कोई परिवर्तन जैसे आ रही थी वैसे ही आएगी, तो उनकी गंध नहीं समाप्त होता। जब इसी को प्याज के छोटे टुकड़े को जब किसमें डालते हैं? क्षार में। जब किसमें? क्षार में डालते हैं तो इनकी गंध क्या होती है? समाप्त हो जाती है। गंध क्या होती है? समाप्त हो जाती है।
गंध कैसी हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और दूसरा है वेनिला। वेनिला में एक विशेष प्रकार की खुशबू पाई जाती है। ठीक, एक वेनिला में एक विशेष प्रकार की खुशबू पाई जाती है। जब इसको अम्ल में डालते हैं तब भी ये खुशबू क्या होती है, समाप्त नहीं होती। अम्ल में इसको डालते हैं तो इसमें खुशबू समाप्त नहीं होती। जब इसको क्षार में डालते हैं तो इसकी खुशबू क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो ये कैसे सूचक हैं, गंधीय सूचक, गंधीय सूचक। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।